Rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mrs. Bushra Jahangir Chopra, your social studies teacher. Today is your third lecture about the topic of environment. I hope you have already learned it very well. In the previous lectures you have learned about the definition and meanings of environment. Then we have discussed about the reasons of destroying our environment in the second lecture. We have read about the definition of pollution. Then we studied page number 41 and 42 from your book. And now come to the today's topic, which is global warming. Global warming क्या है? ये भी एक साइड इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन है, ठीक है. और ये होता क्या है? इट इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, generally attributed to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, CFCs and other pollutants. अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसका मफहूम आप सिर्फ इतना जहन में रखें कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी पोल्यूशन है जो कि हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है. यानी हमारी ज़मीन पर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पाकिस्तान में वी इंजॉय 4 सीजन्स, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड समर. बट ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग, दिस एटमॉस्फेरिक चेंज ड्यू टू पोल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू the side effects of pollution, we have to face global warming. global warming क्या है? हमारे जो समर टाइम है, पीरियड ऑफ समर, दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड एक्सट्रीम पे जा रहा है. टेम्परेचर जो हमारा पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता था गर्मियों में मैक्सिमम, अब 45 to 50 तक, 48 to 50 सेंटीग्रेड तक चला जाता है. तो डे बाय डे जो पूरी दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है तेज़ी के साथ, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. यानी कि पूरी दुनिया का दर्जा हरारत जो है वो तब्दील हो रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है. नाउ यू ओपन योर बुक्स. दिस इज़ पेज नंबर 42. टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग. As we said that the vast amount of man-made gases are building up a layer like a blanket high above the earth. ये हमने पढ़ा था पोल्यूशन के टॉपिक में कि इंसान की बनाई हुई जो चीज़ें, जो मशीनरी और जिनके अंदर हार्मफुल गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जो मैंने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा, CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इस तरह की गैसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं तो हमारी ज़मीन के गिर्द एक ब्लैंकेट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं. दिस इज़ प्रिवेंटिंग द हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग स्टेडली. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा खला के अंदर जो हमारी ज़मीन से सूरज की हीट जो एब्जॉर्ब करती है हमारी अर्थ, वो जब वापस जो जाती थी उसका लेवल कम हो गया है, क्योंकि एक ब्लैंकेट है जो हमारी पोल्यूशन की वजह से डेवलप हो रहा है हमारी ज़मीन के गिर्द, वो इस हीट को वापस जाने से रोकता है. दिस इज़ वेरी सीरियस इंडीड. ये बहुत ही बिलाशुबा एक सीरियस मैटर है, एक तशवीशनाक बात है, बिकॉज इट विल प्रोबेबली ऑल्टर द होल ऑफ आवर वेदर पैटर्न्स. क्योंकि पूरी दुनिया के जो मौसमी हालात हैं वो इनको तब्दील कर देगा. Scientists think the earth will become much warmer and drier, which for Pakistan already on the borderline. अब साइंसदानों का क्या ख्याल है कि ज़मीन के ऊपर जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और खुश्क हो जाएगी, और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो ऑलरेडी इस हदशे में बॉर्डर लाइन पर मौजूद है, यानी खतरे के बिल्कुल करीब है. नाउ दिस इज पेज नंबर 43. इट विल आल्सो मीन दैट मच ऑफ द पोलर आइस विल मेल्ट. और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमती है, वो गर्मी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघल जाएगी.
इट इज़ ऑलरेडी रीट्रीटिंग सेवरल किलोमीटर्स अ ईयर, और ये पहले से शुरू हो चुका हुआ है और हर साल जो है कई किलोमीटर इसमें बह रहे हैं। एंड दैट सी लेवल्स विल राइज, और इसी तरह अगर ये काम चलता रहा तो क्या होगा, समुंदर की सतह बहुत ऊंची हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस विल सीरियसली अफेक्ट लो लेइंग कंट्रीज सच एज बांग्लादेश एंड मालदीव्स, और ये जो मालदीव्स है, बांग्लादेश है, जो समुंदर के बिल्कुल करीब और नीचे है, तो यहाँ यानी समंदर की सतह से लो लेवल्स पर हैं ये कंट्रीज़, तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा अगर ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ना किया गया। अब आपकी बुक के अंदर ये पिक्चर्स बनी हुई हैं ऊपर, हाउ द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ वार्म, हमारी ज़मीन को हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे गर्म रखती है। आउटर लेयर है पहले, और उसी तरह से सबसे ऊपर क्या है, इनकमिंग हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द अर्थ सरफेस, हमारी ज़मीन के ऊपर गर्मी आती कहाँ है, सूरज की रोशनी से। सम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड रेडिएटेड बैकवर्ड्स द अर्थ। अब क्या होता है, जब ये हमारी ज़मीन के ऊपर आती है गर्मी सूरज से, तो ये इसमें से कुछ हीट या हरारत जो है वो हमारी ज़मीन जज़ब कर लेती है, और बाकी जो है वो वापस एटमॉस्फेयर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है या रेडिएट हो जाती है, रीडायरेक्ट कर दी जाती है, यानी उसकी सिमत तब्दील हो जाती है। सम हीट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर बैक इनटू द स्पेस, और कुछ क्या है, हीट, वही गर्मी जो है वो वापस खला में शामिल हो जाती है। सम हीट पासिस डायरेक्टली इनटू स्पेस, कुछ ज़मीन से टच होने के बाद एटमॉस्फेयर में यानी तमाम लेयर्स या ओजोन लेयर को क्रॉस करती है, और कुछ जो है वो डायरेक्ट वापस चली जाती है। इसी तरह आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाया गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पौधों को जब शीशे के जार में रखा जाता है, ये शीशा लगाकर ग्लास रूम्स में रखा जाता है, तो क्या होता है, ग्लास अलाउज मोस्ट ऑफ द सन्स हीट थ्रू, ग्लास के अंदर से यानी शीशे से डायरेक्ट जो है वो सूरज की रोशनी ज़्यादातर जो है वो नीचे चली जाती है। सम हीट इज़ आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लास, थोड़ी बहुत ऐसी होती है जो वापस सूरज की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाती है। सम ऑफ द हीट एस्केप्स, कुछ हीट बाहर निकल जाती है। ग्लास रेडिएट्स मोस्ट ऑफ द हीट बैक, और फिर जो उसने जज़ब की होती है ग्लास ने, वो उस हीट को भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल देता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में अक्सर जो गैर मौसमी पौधे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधे जो कि ज़्यादा सर्दी में रखे जाते हैं या ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, तो सर्दी जब ज़्यादा हो जाती है तो उनको ग्रीन हाउस में डाल दिया जाता है ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन किया जा सके। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन योर नोट्स। होपफुली आपने PDF फाइल से जो है इनकी प्रिंट करवा लिए होंगे, आपको PDF फाइल इसकी दे दी गई थी। तो हम जो आपके ये क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ हैं आपकी बुक में पेज नंबर 43 पे, इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। अभी रीड आउट करती हूँ, आप इसको समझ लें अच्छी तरह, और उसके बाद आपने इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन भी करना है और फिर इनको लर्न भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिस्कस व्हाट प्रॉब्लम्स आर एंड कैन बी कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन, यानी अगर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके साथ क्या मसाइल हो सकते हैं और उनका हल क्या है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर, क्या मसले हैं, एंड कैन बी, या क्या मसले हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन से, ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन आर प्रेशर ऑन फूड सप्लाईज, हाउसिंग, ऑल सर्विसेज सच एज हेल्थ। अब क्या है, मसाइल कौन कौन से हैं ओवर पॉपुलेशन से, एक तो खाने पर ज़्यादा दबाव आ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, यानी खाना फूड सप्लाई जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हाउसिंग, लोगों के घरों की तामीर ज़्यादा करनी पड़ेगी, और फिर इसके अलावा तमाम हिदमात जैसे कि सेहत, तालीम, कानून, कपल्ड विद इंक्रीजिंग ऑटोमेशन एंड मशीनरी विच इंक्रीज द प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ मशीनरी और जो ज़राए आमदरफ्त हैं वो तमाम जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, और जो कि ख़ुद भी एक बहुत बड़ा मसला साबित होते हैं।
डिसकंटेंट अमंग दोज हु हैव नो वर्क, इंक्रीज इन क्रिमिनलिटी। डिसकंटेंट होता है बेइत्मीनानी। अब जिन लोगों को अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिनको अपनी ज़िंदगी से जो लोग मुतमईन नहीं है या जिनके पास कोई काम नहीं है, तो उनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन क्रिमिनलिटी, जराइम में इजाफा हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन डिस्कस्ड इन द बुक आर द मोस्ट डेंजरस, डिस्कस द रीजन। अब हमने पोल्यूशन की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें विजुअल पोल्यूशन भी था, वाटर पोल्यूशन भी था, एयर पोल्यूशन भी था, इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी था। तो अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आपके ख्याल में जितनी भी टाइप्स बताई गई हैं पोल्यूशन की, उनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस या ख़तरनाक कौन सी है? तो द मोस्ट ऑब्वियस इज़ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जो हमारी हवा को आलूदा कर रही है, हमारी एटमॉस्फेयर को आलूदा कर रही है, ये सबसे ख़तरनाक है। स्मोक एंड फ्यूम्स दैट कॉज, क्योंकि ये धुआं और ये जो फोग है, स्मोक है, ये सब क्या कर रही हैं, दीज आर कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हमारे इंसानों के लिए सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। एंड केमिकल पोल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिजल्टिंग इन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, और पानी के अंदर और ज़मीन के ऊपर जो पोल्यूशन है, केमिकल्स की पोल्यूशन है, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी के लिए हमारी जानलेवा जो बीमारियां हैं, ज़िंदगी के जो लेने वाली बीमारियां हैं, ख़तरनाक बीमारियां हैं, वो सब पैदा हो रही हैं। और इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स, यानी कि पैदाइशी तौर पर बच्चे जो हैं वो माजूर होते हैं, या फिर उनके अंदर ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैदाइशी ही यानी पैदा होने से पहले ही उनके अंदर कमी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सुजेस्ट वेज टू सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, डिस्कस अबाउट। अब क्या है कि आपने डिस्कस करना है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम किस तरह से इस मसले से बच सकते हैं, इसका हल क्या है। नंबर 1, एलिमिनेट द यूज़ ऑफ पेपर प्लेट्स एंड प्लास्टिक यूटेंसिल्स। तो हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें कागज़ और प्लास्टिक के जो बर्तन हैं उनका कम से कम, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं यानी डिस्पोजेबल जो बर्तन हैं, उन सब को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड अलॉन्ग द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और जितने भी सनती इदारे हैं उनके साथ ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने चाहिए। यूज़ ऑफ चिमनीज शुड बी एनकरेज्ड इन द ब्रिक्स किलन्स। अब क्या है, जितनी भी ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं वहाँ पर चिमनीज लगाई जानी चाहिए, यानी धुएं को साफ करके बाहर निकालने का इंतज़ाम होना चाहिए। स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स शुड बी बैंड, और ऐसे गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ती हैं उनको मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। इंडस्ट्रीज शुड बी बिल्ट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़, और बिल्कुल इसी तरह से जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं यानी कि रहायशी इलाके हैं, वहाँ पर जो सनती इदारे हैं वो उनसे दूर तामीर किए जाने चाहिए, यानी उनके करीब नहीं होने चाहिए। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। इनके साथ आपका एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 2 बुक में लिखा हुआ है, कलेक्ट पिक्चर्स शॉर्ट न्यूज़ आइटम्स टू मेक अ स्क्रैप बुक ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये आपकी एक्टिविटी है, ये भी आपने करनी है कि आप एक छोटी सी आप 4 to 5 कलर्ड पेजेस लेके हाफ करें और उनको स्टेपल करके आप अपनी एक स्क्रैप बुक बनाएंगे, जिसके अंदर आपने पोल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड आप उसमें पिक्चर्स, आप न्यूज़पेपर से भी ले सकते हैं, स्टिकर्स भी ले सकते हैं, यू कैन आल्सो ड्रॉ बाय योर सेल्फ, आप खुद से भी ड्रॉ करके उनमें लगा सकते हैं। ये एक्टिविटी भी आपने करनी है और नोटबुक के ऊपर इनको आपने पेस्ट भी करना है। अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपकी वर्कशीट हम देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड वर्कशीट नंबर 8-2। ये इसकी मैं आंसर की पिक्चर भी आपको अलग से सेंड करूँगी, अभी आप इसको देख लें कि ये है क्या। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स। द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इन 2007 वॉज अबाउट डैश बिलियन, इट्स 6.5 बिलियन।
द एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2050 विल बी, यानी कि जो अंदाज़ा लगाया गया है कि 2050 में कितनी आबादी हो जाएगी, इट्स 10 बिलियन. Many industrial processes have dangerous waste products which are drained into rivers, making the water poisonous for fish, plants and human life. D part है आपका, billions of motor vehicles emit toxic gases. E है the gas emissions from factories form a blanket causing global warming. ये आज ही हमने पढ़ा है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये एमिशन ऑफ गैसेस जब फैक्ट्री से होता है, यानी कि फैक्ट्रीज़ का जो धुआं निकलता है और गैसेस निकलती हैं वो एक ब्लैंकेट्स की शक्ल में हमारे एटमॉस्फेयर को कवर करती हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है. नेक्स्ट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इनटू एटमॉस्फेयर इज़ फेयरली हाई इन द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल कहाँ होती है? ऐसे ममालिक में जहाँ पर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है. Air conditioners and refrigeration units release chlorofluorocarbons which destroy the ozone layer. ये CFCs मैंने आपको पढ़ाया था, ये उसी का कंप्लीट नेम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये आपने कंप्लीट ही लिखना है, आपने इनके साइंटिफिक नेम CFCs नहीं लिखना. Huge hoardings and advertisement boards create visual pollution. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स व्हाट इज मेंट बाय द 3R प्रिंसिपल. अब 3R प्रिंसिपल क्या है? इट मीन्स रीयूज, रिड्यूस एंड रीसाइकल. यानी आप चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, चीज़ों को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, रीयूज़ की जा सकती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको हम दोबारा से तोड़ के एक नई चीज़ बना सके, यानी उनको रिसाइकल किया जा सके. वी शुड रिड्यूस, अब हमें कम क्या करना है? आवर यूज़ ऑफ मटीरियल्स दैट इज़ नॉट बाय मोर देन आवर नीड. ऐसी चीज़ें कम करनी है जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हैं. वी शुड री यूज़ वट वी कैन, और उन तमाम चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना है जो हम कर सकते हैं, जैसे कि सच एज कैरी बैग्स, आप जो बैग्स इस्तेमाल करते हैं, जार्स एट्सेट्रा. वी शुड रिसाइकल, अब हमने रिसाइकल क्या करना है? द मटेरियल्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड इनटू अदर यूजेबल आइटम्स सच एज प्लास्टिक्स, ग्लास एंड पेपर प्रोडक्ट्स. अब जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, इसके साथ साथ शीशे की बनी हुई चीज़ें हैं, तो हम उनको दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं. इन तमाम चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है और ये इसी को हम कहते हैं 3R प्रिंसिपल, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. ये था आपका वर्कशीट और ये आपकी की है, इसकी अलग से भी आपको पिक्चर पोस्ट कर दी जाएगी. अब आपका होमवर्क देख लेते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू विल लर्न कंप्लीट एक्सरसाइज एंड वर्क पेज. You will write question answers in your notebooks and you will paste a solved copy of worksheet in your notebooks. Take good care of yourselves. Allah Hafiz.